नमस्कार दोस्तों। आज मैं रुकैया सखावत हुसैन की उस उपन्यास को उठा रही हूँ जो लगभग प्रतिबंधित था, निषिद्ध था, जिसे मध्यवर्गीय परिवार की बहू बेटियाँ पढ़ नहीं सकती थीं। और रुकैया ने खुद उद्बोधन में ये कहा है कि अगर इसे तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा जो कंडीशन दिमाग है, जो तुम्हारी सोच समझ और विवेक को कुंठित करती है और बांधती है, उस सोच पर प्रहार पड़ेगा, चोट पड़ेगी। आप खुद ही इस हिस्से को देखें, सुने और फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि 1905 में प्रकाशित ये पेंगुइन से प्रकाशित हुई ये पुस्तक कितनी मानीखेज है। एक शाम अपने कमरे में आराम कुर्सी पर पसरी मैं यूं ही भारतीय महिलाओं के हालात के बारे में सोच रही थी। मुझे याद नहीं कि ऊँघ रही थी या नहीं, पर यह ज़रूर याद है कि मैं जगी हुई थी। मैंने तारों भरे आकाश को देखा, हीरे की तरह हजारों हजार जगमगाते तारे। अचानक एक महिला मेरे सामने खड़ी हो गई। वह अंदर कैसे आई मुझे नहीं पता। मैंने उसे अपनी सहेली सिस्टर सारा समझा। गुड मॉर्निंग सिस्टर, सारा ने कहा। मैं धीमे से मुस्कुराई क्योंकि मुझे पता था कि अभी सुबह नहीं बल्कि तारों भरी रात है। मैंने उसकी बात का जवाब दिया। तुम कैसी हो? शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तुम बाहर आकर मेरे बागीचे को देख सकती हो क्या? खुली हुई खिड़की से एक बार फिर मैंने चांद को देखा और सोचा कि इतनी रात गए बाहर जाने में कोई नुकसान नहीं है। उस समय सभी पुरुष नौकर गहरी नींद में सो रहे थे और मैं बड़े आराम से सिस्टर सारा के साथ टहलने जा सकती थी। जब हम दार्जिलिंग में थे तो अक्सर मैं सिस्टर सारा के साथ टहलने जाती थी। तब हम अक्सर हाथों में हाथ डाले बोटैनिकल गार्डन में घूमते हुए खुले दिल से बातें किया करते थे। मैंने कल्पना की थी कि सिस्टर सारा शायद ऐसी ही किसी बगीचे की सैर कराने के लिए मुझे लेने आई है। मैं झटपट तैयार हो गई और उनके साथ बाहर निकल पड़ी। चलते हुए मुझे हैरत हुई कि जब मैंने पाया कि यहाँ तो पूरी सुबह हो चुकी है, शहर जाग चुका है, सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। मुझे ये सोचकर शर्म आ चुकी थी कि मैं भली दोपहरी सड़क पर चल रही थी, हालांकि वहाँ एक भी मर्द दिखाई नहीं दे रहा था। चलते हुए कुछ लोगों ने मुझ पर फिक्रे कसे, हालांकि मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाई। फिर भी मैं यह तो समझ ही रही थी कि मेरा मजाक उड़ा रही। मैंने अपनी सहेली से पूछा, ये क्या कह रही हैं? औरतें कह रही हैं कि तुम बड़ी मर्दाना लगती हो। मर्दाना? वे क्या कहना चाह रही हैं? उनका मतलब है कि तुम मर्दों की तरह शर्मीली और डरपोक हो। मर्दों की तरह शर्मीली और डरपोक? यह तो निरा मजाक था। मैं बिल्कुल घबरा गई जब मैंने पाया कि मेरी सहेली सिस्टर सारा नहीं बल्कि कोई अजनबी है। ओह, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ जो इस अजनबी महिला को सिस्टर सारा समझ बैठी। हम दोनों हाथों में हाथ लिए चल रहे थे। उसने मेरे हाथों की कपकपाहट महसूस की। प्यारी, क्या मामला है? अपनेपन के साथ उसने पूछा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैंने कुछ माफ़ी मांगने के अंदाज में कहा। मैं पर्दे में रहने वाली औरत हूँ और बिना पर्दे की चलने की मुझे आदत नहीं। तुम्हें इस बात के लिए डरने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ कोई मर्द आ जाएगा। पाप और खतरे से मुक्त यह महिलाओं का देश है। धीरे धीरे मैं दृश्य का आनंद लेने लगी। निश्चय ही वह बेहद प्यारा, भव्य था। मैं घास की एक पट्टी को कालीन की तरह चल रही थी। उस पर चलने पर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं मखमल की कालीन पर चल रही हूँ। जब मैंने नीचे देखा तो पाया कि उस रास्ते पर तो गहरी काई और घास जमी है। ये कितनी अच्छी है ना, मैंने कहा। तुम्हें अच्छी लगी?
सिस्टर सारा ने पूछा। मैं उन्हें सिस्टर सारा ही बुलाती रही और मुझे मेरे नाम से वो पुकारती नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नाजुक और सुंदर फूलों को कुचलना नहीं चाहती। चिंता न करो प्यारी सुल्ताना, ये जंगली फूल हैं, तुम्हारे चलने से खराब नहीं होंगे। मैंने तारीफ करते हुए कहा, यह पूरी तरह एक बगीचे की तरह लग रही है। तुमने एक एक पौधे को कितनी खूबसूरती से संवारा है। तुम्हारे कलकत्ता को तो इससे बेहतर बगीचा बनाया जा सकता है, बशर्ते तुम्हारे देश के लोग ऐसा करना चाहें। उनके पास करने के लिए बहुत सी दूसरी चीज़ें होती हैं, इसलिए वे बागवानी से इतना ध्यान नहीं देते, वक्त ज़ाया नहीं करते। इससे बेहतर बहाना उन्हें नहीं मिलेगा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझे यह बात जानने की बेहद इच्छा हो रही थी कि सारे के सारे मर्द कहाँ चले गए। लगभग 100 महिलाओं से मेरी भेंट हुई, लेकिन एक भी मर्द दिखाई न दिया। मैंने पूछा, सारे मर्द कहाँ गए? अपनी सही जगह पर, जहाँ उन्हें होना चाहिए। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि अपनी सही जगह से तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, जब मुझे अपनी गलती समझ आई, तुम्हें हमारे तौर तरीके नहीं पता। तुम तो पहली बार यहाँ आई हो। हम अपने आदमियों को अंदर बंद करके रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम औरतों को जनाना घर में बंद रखते हैं। कितनी मजाकिया बात है। मैं ठठा कर हंसी। सिस्टर सारा भी हंस पड़ी। लेकिन प्यारी सुल्ताना, इन मासूम औरतों को बंद रखना और मर्दों को खुला छोड़ना कितनी नाइंसाफ़ी है। क्यों? चूँकि हम लोग कुदरती तौर पर ही कमज़ोर हैं, इसलिए हमारा जनाना खाने में ही से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। हाँ, सड़कों पर रहना तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वहाँ मर्द होते हैं। क्या कुछ ऐसा नहीं है जैसे बीच बाजार में कोई जंगली जानवर घुस आए? बिल्कुल नहीं। सोचो, किसी पागल खाने से कोई पागल बाहर निकल आए और मर्दों, घोड़ों और दूसरे जानवरों के साथ उल जलूल हरकत करने लगे, तो उसके साथ तुम्हारे देश के लोग क्या करेंगे? वे उसे पकड़कर वापस पागल खाने भेज देंगे। शुक्रिया। और तुम ये नहीं सोचती कि समझदार आदमी को अंदर रखने और पागल आदमी को बाहर रखने में ही अक्लमंदी है? बिल्कुल नहीं। मैं धीरे से हंसी। तुम्हारे देश में तो मर्द इस तरह के काम करते ही रहते हैं। मर्द जो इस तरह के काम करते हैं, उनमें इस तरह के खुराफात करने की कुव्वत होती है। वे आज़ाद घूमते हैं, जबकि महिलाएं अंदर बंद रहती हैं। घर से बाहर इस तरह के गैर जिम्मेदार मर्दों पर तुम कैसे भरोसा कर सकती हो? सामाजिक मसलों में हमारा कोई दखल नहीं है। भारत में मर्द भगवान और स्वामी होते हैं। उन्होंने अपनी पास सारी शक्तियाँ और विशेषाधिकार रखे हुए हैं और औरतों को जनाना खाने में बंद कर दिया है। तुमने अपने को जनान खाने में बंद कैसे होने दिया? क्योंकि इससे बचा ही नहीं जा सकता था। मर्द औरतों से ज़्यादा ताकतवर है ना। शेर आदमी से ज़्यादा ताकतवर होता है, पर इंसान उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तुमने अपने अधिकारों को लेकर बहुत लापरवाही बरती है। लेकिन सिस्टर सारा, अगर हम सारे काम खुद ही कर लेंगी तो मर्द क्या करेंगे? उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। माफ़ करना, वे कुछ करने के काबिल ही नहीं। उन्हें पकड़ो और जनान खाने में बंद कर दो। पर क्या उन्हें पकड़कर 4 दीवारी के अंदर कैद करना आसान होगा? और अगर हम यह न कर पाए, कामयाब ना हुए, क्या उनके सियासी और दूसरे कारोबार भी उसके साथ जनान खाने में बंद हो जाएंगे? सिस्टर सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराई। शायद उन्हें लगा कि कुछ मुझ जैसी कुएं की मेढक से बात करने का क्या फ़ायदा। तब तक हम सिस्टर सारा के घर पहुंच चुके थे। वह दिल के आकार के एक बगीचे सा बना था। वह लोहे की जालीदार छत वाला बंगला था। वह हमारी बेहतरीन से बेहतरीन इमारत से ज़्यादा ठंडा और अच्छा था। मैं बता नहीं सकती वह कितना साफ़ सुथरा था। शानदार फर्नीचर, बेहतरीन सजावट,
बात ही क्या। हम किनारे ही बैठ गए। बैठक से एक कसीदाकारी का एक टुकड़ा ले आई और उस पर नया डिज़ाइन बनाने लगी। क्या तुम बुनाई और कढ़ाई का काम भी जानती हो? हाँ, जनान खाने में इसके अलावा हमारे पास कोई काम होता ही नहीं। लेकिन हम जनान खाने के मर्दों को कढ़ाई के मामले में भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो सुई में धागा तक डालना नहीं आता। क्या तुमने यह सब कुछ खुद ही किया है? मैंने कढ़ाई करते हुए तिपाई के टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, यह सब करने के लिए तुम वक्त कहाँ से निकालती हो? तुम्हें तो ऑफिस का भी काम होता होगा। अरे मैं पूरा दिन प्रयोगशाला में चिपकी रहती हूँ। मैं अपना काम 2 घंटे में निपटा लेती हूँ। सिर्फ 2 घंटे में? तुम कैसे कर पाती हो? हमारे देश में अफसर मजिस्ट्रेट लोग तो 7 घंटे काम करते हैं। मैंने उन्हें काम करते देखा है। क्या तुम्हें मालूम है कि वे पूरे 7 घंटे काम करते हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं प्यारी सुल्ताना, वे नहीं करते। वे अपना समय सिगरेट पीने में बर्बाद करते हैं। कई तो ऑफिस टाइम में 2 से 3 डिब्बे सिगरेट पी जाते हैं। वे अपने काम के बारे में बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। फर्ज करो अगर एक सिगरेट को ख़त्म होने के आधा घंटा लगता है और एक आदमी दिन भर में 12 सिगरेट पीता है। तुम्हें देखो ना, दिन भर वह 6 घंटा सिर्फ सिगरेट पीने में बर्बाद करता है। अलग अलग मुद्दों पर हुई बातचीत में मैंने पाया कि उन्हें न तो महामारी होती है, न उन्हें किसी तरह के मच्छर काटते हैं जैसे कि हमें। मैं जानकर हैरान हो गई कि औरतों के देश में किसी हादसे के अलावा कोई अपनी जवानी में मरता ही नहीं। क्या तुम हमारी रसोई देखना पसंद करोगी? खुशी खुशी मैंने जवाब दिया और हम रसोई देखने चले गए। जब मैं उस खूबसूरत बगीचे पे थी, हर लता हर टमाटर मानो एक गहना सा लग रहा था। रसोई में चिमनी नहीं दिखाई दी, बहुत साफ सुथरी रोशनी से भरपूर। उसकी खिड़की पर सुंदर फूल लगे थे। कोयले और धुएं का कोई निशान भी नहीं था। तुम लोग खाना कैसे बनाती हो? सूरज की गर्मी से, उसने जवाब देते हुए एक पाइप दिखाया जिससे होकर सूरज की बनी रोशनी और गर्मी गुजरती थी। फिर उसने मुझे तरीका समझाने के लिए कोई चीज़ पकाकर दिखाई। तुम सूरज की रोशनी से खाना पकाते हो? इसे इकट्ठा और जमा कैसे करते हो? मुझे थोड़ा बहुत अपने लोगों का इतिहास बताने दो। हमारी मौजूदा महारानी को 13 साल की उम्र में राजगद्दी मिली। वह सिर्फ दिखावे की रानी थी। देश की असली सत्ता तो प्रधानमंत्री के पास थी। हमारी प्यारी रानी को विज्ञान बहुत अच्छा लगता था। उसने फरमान जारी किया, उसके देश में सभी लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह लड़कियों के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कूल खोले। औरतों के बीच शिक्षा फैली। कम उम्र में होने वाली शादियां रुकी। 21 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर पूरी तरह से रोक लग गई। और मैं बताना चाहती हूँ, इस बदलाव के पहले हमें सख्त पर्दे में रखा जाता था। यह सब किया कैसे गया? पर अलगाव अभी भी उतना ही है, उसने कहा। कुछ सालों में हमारे पास लड़कियों के लिए अलग विश्वविद्यालय होंगे जहां मर्दों को प्रवेश नहीं मिलेगा। राजधानी में जहां हमारी महारानी रहती है वहां 2 विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में एक निराले गुब्बारे में एक पाइप लगा दिए और इस बंद गुब्बारे को वो बादलों के ऊपर तैराने में सफल हो गए। वहाँ ज़रूरत के हिसाब से वातावरण से पानी को इकट्ठा किया जाता था। अब चूंकि विश्वविद्यालय लगातार पानी इकट्ठा कर रहा था, इसलिए बादल बन नहीं रहे थे। इस तरह लेडी प्रिंसिपल ने बारिश और तूफान को रोक दिया। क्या वाकई? अब मैं समझी कि यहाँ मिट्टी की कोई झोपड़ी क्यों नहीं। मैंने कहा, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि पाइपों में पानी कैसे जमा किया जाता है। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसा, क्योंकि विज्ञान में मुझे ज़रा समझ नहीं थी। खैर, उसने अपनी बात जारी रखी। जब दूसरे विश्वविद्यालयों को इसके बारे में पता चला, उन्हें बहुत जलन हुई और उन्होंने इससे भी नायाब कुछ करने की सोची। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई कि वे जितना चाहें सूरज की उतनी गर्मी जमा कर सकते हैं।
वे इस ताप को जमा करके रखते और तब जितनी ज़रूरत होती उतना देते। औरतें जब वैज्ञानिक शोध में लगी थीं, तब इस देश के मर्द सेना को ताकतवर बनाने में लगे थे। जब उनको पता चला कि महिला विश्वविद्यालय वातावरण से पानी और सूरज की गर्मी एकत्रित करने में सफल हो गए, तो उन्होंने विश्वविद्यालय के सदस्यों का मजाक उड़ाया और पूरे काम को एक भयानक भावनात्मक दुस्वप्न का नाम दिया। वाकई तुमने तो जो चीजें हासिल की हैं वो हैरत अंगेज हैं, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम लोग इस देश में मर्दों को जनानखाने में रखने की कैसे सफल हो गए? क्या पहले तुम लोगों ने उन्हें नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, वे खुली और मुक्त हवा का जीवन खुद ही छोड़कर अपने आप को जनानखाने की चार दीवारी में बंद कर लें? उन पर ताकत का इस्तेमाल किया गया होगा। हाँ, किया गया। किसने किया? महिला सैनिकों ने? नहीं, हथियारों के दम पर नहीं। हाँ, यह मुमकिन भी नहीं था। मर्दों के हाथों में औरतों से ज़्यादा ताकत होती है। तब दिमाग से। हालांकि उनके दिमाग औरतों के दिमाग से ज़्यादा बड़े और भारी होते हैं। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन उससे क्या? हाथी का दिमाग भी तो मर्दों के दिमाग से ज़्यादा बड़ा और भारी होता है, लेकिन तब भी मर्द हाथी को जंजीरों में कैद कर सकते हैं, अपनी इच्छा से काम पर लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मुझे यह बताओ कि वाकई यह सब कुछ हुआ कैसे? मैं जानने के लिए मरी जा रही हूँ। औरतों का दिमाग मर्दों के दिमाग से तुलना में अधिक तेजी से काम करता है। 10 साल पहले जब सेना के कुछ अफसरों ने हमारी वैज्ञानिक खोजों को एक भयानक भावात्मक दुस्वप्न कहकर मजाक उड़ाया, तब हमारी कुछ युवा महिलाएं उसके जवाब में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दोनों महिला प्रिंसिपलों ने उन्हें रोक दिया और कहा, अगर वे जवाब देना चाहती हैं तो शब्दों से नहीं, बल्कि मौका मिले तो काम से दें। और उन्हें मौके के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। वाह, कितना शानदार! मैंने मन से ताली बजाई। और जब वे घमंडी जेंटलमैन स्वयं ही भावनात्मक दुस्वप्न देख रहे हैं, इसके कुछ समय बाद ही पड़ोसी देशों के कुछ लोग आए और यहाँ बस गए। किसी तरह राजनीतिक अपराध करने के कारण वे मुसीबत में थे। राजा, जो अच्छे शासन के बजाय ताकत के इस्तेमाल में ज़्यादा यकीन करता था, उसने हमारी कोमल दिल रानी से निवेदन किया उनके अफसरों को वापस सौंप दे। रानी ने इनकार कर दिया, क्योंकि शरणार्थियों को वापस भेजना उनके उसूल के खिलाफ था। इस इनकार के बाद राजा ने हमारे देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हमारे मिलिट्री अफसर धड़ाधड़ तैयार हुए और दुश्मन से दो हाथ करने पर कूच कर गए। हालांकि दुश्मन हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, फिर भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन उनकी लाख बहादुरी के बावजूद विदेशी फौजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया। सभी पुरुष युद्ध के मोर्चे पर गए हुए थे, यहाँ तक कि 16 साल का एक लड़का भी घर पर नहीं बचा था। हमारे ज़्यादातर योद्धा मारे जा चुके थे, बाकी को खदेड़ा जा चुका था। दुश्मनों की फौज राजधानी से 25 मील दूर तक आ पहुंची थी। रानी के महल में कुछ समझदार महिलाओं की इस बाबत एक बैठक बुलाई गई और देश को कैसे बचाया जाए। कुछ ने योद्धाओं की तरह लड़ने का सुझाव दिया, कुछ ने विरोध करते हुए कहा कि औरतों को सैनिकों की तरह तलवार और बंदूकों से लड़ने का प्रशिक्षण नहीं मिला है और न ही वे हथियारों से लड़ने के अभ्यस्त हैं। कुछ और लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि वे शारीरिक रूप से भी बेहद कमज़ोर हैं। अगर तुम शारीरिक ताकत से अपने देश को नहीं बचा सकती तो अपनी बुद्धि की ताकत बचाओ। कुछ पल के लिए मुर्दा चुप्पी छा गई। रानी ने कहा, अगर मेरी मातृभूमि और मेरा सम्मान खो जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तब दूसरे विश्वविद्यालय की महिला प्रिंसिपल ने, जिन्होंने सूरज की गर्मी एकत्रित की थी, पूरी बातचीत के दौरान चुप सुन रही थी, कहा, राज्य हाथ से जा चुका है, अब हमें किसी तरह की आशा नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह योजना अभी भी जिस तरह वह आखिरी बार अमल करना चाहती थी, अगर वह उसमें असफल रही और आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता, वहाँ उपस्थित लोगों ने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे खुद को गुलाम नहीं होने देंगे। रानी ने दिल से उनका धन्यवाद दिया और महिला प्रिंसिपल ने अपनी योजना पर अमल करने को कहा। महिला प्रिंसिपल फिर से खड़ी हुई और कहा, इससे पहले कि हम बाहर जाएं, पुरुषों को जनान खाने में आ जाना चाहिए। पर्दे के लिए मैं यह प्रार्थना करूंगी। हाँ बिल्कुल,
रानी ने जवाब दिया। अगले दिन रानी ने सभी पुरुषों का सम्मान स्वतंत्रता के लिए जानान खाने में आने को कहा। वे इतने थके हुए घायल थे, उन्होंने इस आदेश को एक वरदान की तरह लिया। उन्होंने सर झुकाया, विरोध का एक शब्द कहे बिना जनान खाने में प्रवेश किया। उन्हें पक्का यकीन हो चला था कि अब देश का कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद महिला प्रिंसिपल ने अपनी 2000 छात्राओं के साथ रणभूमि की ओर कूच किया। उनके यहाँ पहुंचते ही सूरज की संघनित रोशनी और गर्मी का रुख दुश्मनों की ओर कर दिया। इतनी तेज गर्मी और रोशनी उनको बर्दाश्त से बाहर थी। वे बुरी तरह घबरा कर भागे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस झुलसा देने वाली गर्मी में ये कैसा मुकाबला करें। जब वे अपनी बंदूकें और गोला बारूद छोड़कर भाग गए, तब हमने उन्हें भी उस तरह सूरज की गर्मी से जला दिया। तब से किसी ने भी हमारे देश पर हमला करने की जरूरत न थी। और तब से तुम्हारे देश के मर्दों ने जनान खाने से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, वे आज़ाद होना चाहते हैं। कुछ पुलिस कमिश्नर और जिलाधीशों ने पत्र लिखे। सैनिक अधिकारी अपनी नाकामी को देखते हुए निश्चय ही जेल जाने लायक हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने कभी भी अपनी ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरती, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए और उनकी अपील के अनुसार उन्हें एक विभाग सौंप देना चाहिए। महारानी ने उन्हें एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि भविष्य में यदि सेवाओं की जरूरत पड़ी तो उनकी सेवा ली जाएगी। तब तक वे उन्हें वहीं रहना चाहिए जहां उन्हें रखा गया है। और अब जबकि उन्हें पर्दा प्रथा की आदत हो गई, चूंकि उन्हें अपने अलगाव एकाकीपन पर खींचना छोड़ दिया, इसलिए हमने भी इस व्यवस्था को जनाना की तरह मर्दाना कहना शुरू कर दिया। पर तुम यह सब कैसे कर पाती हो? मैंने सिस्टर सारा से पूछा। चोरी या हत्या के मामले में बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट के ये कैसे हो पाता है? जब से मर्दाना व्यवस्था लागू हुई तब से अपराध बंद हो गए हैं, इसलिए अब अपराधी को ढूंढने के लिए हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती और न ही हम चाहते हैं कि कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराधी या मुकदमा चलाए। अरे, यह तो बड़ी शानदार बात है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, अब किसी अपराधी को दंडित करना भी बहुत आसान हो गया होगा। तुमने एक भी बूंद खून बहाए बिना अंतिम जीत हासिल की है, इसलिए तुम अपराध और अपराधियों को भी उतनी ही आसानी से खत्म कर सकती हो। प्रिय सुल्ताना, तुम यहीं बैठी रहोगी या मेरे साथ पार्लर चलोगी? तुम्हारी रसोई तो महारानी की श्रृंगार कक्ष से भी कम बेहतर नहीं। स्नेहिल मुस्कान के साथ मैंने जवाब दिया। लेकिन हमें अब उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वे महाशय मुझे कोस रहे होंगे। मैंने उन्हें इतने दिन रसोई की ड्यूटी पर से दूर क्यों रखा? हम दोनों ठठाक कर हंस बैठे। मैं सोच रही हूँ घर पर मेरे सारे दोस्त कितना हैरान होंगे जब उन्हें यह पता चलेगा कि महिलाओं के इस सुदूर देश में महिलाएं देश पर राज करती हैं, सभी सामाजिक मामलों को निपटाती हैं, जबकि पुरुषों को मर्दाना खाने में बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, दूसरे घरेलू कामों के लिए रखा जाता है। यहाँ की बातें सुनकर उन्हें समझ में आएगा कि खाना बनाना कितना आसान और आनंददायी हो सकता है। हाँ, उन्हें वह सब बताना जो तुमने यहाँ देखा। अब मुझे यह बताओ, तुम ज़मीन पर खेती कैसे करती हो? उसे जोतती कैसे हो? दूसरे भारी कामों को कैसे निपटाती हो? हमारे खेतों में बिजली से जुताई होती है, उसी से हम दूसरे कठिन काम भी निपटाते हैं। उसे हम हवाई यातायात से भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी रेल या सड़क नहीं है, इसलिए यहाँ कोई रेल या सड़क दुर्घटना नहीं होती। मैंने कहा, पर क्या तुम कभी बारिश और पानी की कमी नहीं महसूस करती? जिससे पानी के गुब्बारे लगाए गए हैं, तब से कभी नहीं। तुमने देखा ना, उस विशाल गुब्बारे से पाइप किस तरह जोड़े गए हैं। उनकी मदद से जितनी बारिश और जितने पानी की ज़रूरत हो उतना हम ले लेते हैं। हमें कभी बाढ़ या तूफान का सामना नहीं करना पड़ता। प्रकृति हमें अधिक से अधिक जितना दे सकती है, हम उसका फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। हमारे पास किसी से झगड़ा करने की फुर्सत नहीं होती। हर समय हमारे पास कोई न कोई काम होता है। हमारी महारानी को वनस्पति विज्ञान में खासी दिलचस्पी है। उनकी यह दिली तमन्ना है कि पूरे देश को एक विशाल बगीचे में बदल दिया जाए। विचार तो बहुत शानदार है। तुम्हारा मुख्य भोजन क्या है? फल। गर्मी के मौसम में तुम अपने देश को ठंडा कैसे रखती हो? गर्मी के मौसम में तो बारिश हमें स्वर्ग के आशीर्वाद की तरह लगती है। गर्मी जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तब हम अपने खुद के
बनाए फव्वारों से धरती पर खूब सारा बौछार करते हैं और जाड़े के मौसम में हम अपने कमरों को सूरज की गर्मी से गर्म रखते हैं। उसने मुझे अपना स्नानाघर दिखाया जिसकी छत को हटाया जा सकता था। जब भी उसका मन करे बस छत को हटाकर गर्मी के मौसम में तुम अपने देश को ठंडा कैसे रखती हो? गर्मी के मौसम में तो बारिश हमें स्वर्ग के आशीर्वाद की तरह लगती है। गर्मी जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तब हम अपने खुद की बनाए फव्वारों से धरती पर खूब सारी वर्षा करते हैं और जाड़े के मौसम में हम अपने अपने कमरों को सूरज की गर्मी से गर्म रखते हैं। उसने मुझे अपना स्नानघर दिखाया जिसकी छत को हटाया जा सकता था। जब भी उसका मन करे बस छत को हटा दे और फव्वारों का नल खोल दे। फव्वारों का आनंद ले सकते थे। छत किसी बक्से के ढक्कन की तरह होती थी। तुम लोग भाग्यशाली हो, मैं बोल पड़ी। तुम्हारी तो इच्छा ही नहीं है। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हारा धर्म क्या है? हमारा धर्म प्रेम और सच्चाई पर आधारित है। यह हमारा धार्मिक कर्तव्य है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें और पूर्ण सच्चाई से के रास्ते पर चलें। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता हो तो मौत की सजा। नहीं, मृत्युदंड नहीं। ईश्वर ने जिस जीव को बनाया, खास तौर पर मनुष्य को, उसे मारने में हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अपराधी से कहा जाता है सबके भले के लिए वह इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए और फिर कभी न लौटे। किसी अपराधी को क्या कभी माफ़ नहीं किया जाता? किया जाता है, अगर उसे वास्तव में अफसोस हुआ हो। क्या तुम्हें अपने रिश्तेदार के अलावा किसी दूसरे पुरुष को देखने का अधिकार नहीं है? पवित्र रिश्तों के अलावा किसी को नहीं। पवित्र रिश्तों का हमारा घेरा बहुत छोटा है। यहाँ तक कि सगे चचेरे ममेरे भाई बहनों को पवित्र नहीं माना जाता, लेकिन हमारा घेरा तो बहुत बड़ा है। दूर का भाई भी सगे भाई जितना पवित्र माना जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं देख रही हूँ कि आपके देश में पवित्रता का ही बोलबाला है। मैं आपकी शानदार महारानी को देखना चाहती हूँ जो इतनी दूर तक का सोचती है और जिन्होंने ये सारे कानून और नियम बनाए हैं। सिस्टर सारा ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने एक तख्ते पर कुछ कुर्सियों को पेंच से कस दिया। इस तख्ते से उसने चिकनी और अच्छी तरह की पॉलिश की गई गेंदें छोड़ दी। जब मैंने पूछा कि इन गेंदों का क्या काम, तो उन्होंने कहा, ये हाइड्रोजन गेंदें हैं जो गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करेंगी। अलग अलग भार की गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ अलग अलग क्षमताओं वाली गेंदें हैं। फिर उन्होंने एयर कार में पंख की तरह 2 ब्लेड लगा दी। उन्होंने कहा वे बिजली से चलेंगी। जब हम लोग ठीक से बैठ गए, उन्होंने एक बटन दबाया और ब्लेड घूमने लगी। वे तेज घूमने लगी। पहले तो हमारी एयर कार 6-7 फुट ऊपर उठी और फिर उड़ गई। जब तक मुझे समझ में आता, मेरी सहेली ने मशीन को उल्टी दिशा में खींचकर एयर कार को नीचे ला दिया। जब एयर कार ज़मीन से लगी, मशीन बंद हो गई और हम बाहर निकल आए। मैंने एयर कार से देख लिया था महारानी अपनी बेटी जो 4 साल की ही थी, खास सेविकाओं के साथ बगीचे में घूम रही थी। अरे तुम यहाँ हो? महारानी ने सिस्टर सारा की ओर देखते हुए कहा। मुझसे महारानी का परिचय करवाया गया। उन्होंने बिना किसी तामझाम के मेरा स्वागत किया। महारानी को अपना परिचय देकर बहुत खुश थी। बातचीत के दौरान महारानी ने बताया उन्हें अपने नागरिकों के दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि उन देशों के साथ किसी भी तरह का व्यापार मुमकिन नहीं था जो अपनी औरतों को जनान खाने में रखते हैं और इसलिए वे उनके साथ व्यापार नहीं कर पाती। पुरुष हमें नैतिक रूप से संतोषजनक नहीं लगे, इसलिए हम उनके साथ किसी भी तरह का लेन देन नहीं करती। हम किसी दूसरे की ज़मीन नहीं हड़पती। हीरे के एक छोटे से टुकड़े के लिए नहीं झगड़ती, भले ही वो कोहिनूर से भी कई गुना महंगा हो। न ही हम किसी शासक का तख्ता पलट करती हैं। हम ज्ञान के गहरे सागर में डुबकी लगाती हैं, उन कीमती हीरों को ढूंढने की कोशिश करती हैं जिन्हें प्रकृति ने हमें सौंपा है। प्रकृति के खजाने ने हमारे लिए संजो कर रखा है। प्रकृति के उपहारों का जितना अधिक लुत्फ उठा सकते हैं हम उठाते हैं। महारानी से मिलने के बाद मैं प्रसिद्ध विश्वविद्यालय देखने गई, जहां मुझे उनके द्वारा बनाए गए उपकरण, प्रयोगशालाएं और वेधशालाएं दिखाई दी।
अपनी पसंदीदा जगहों को देखने के बाद हम फिर एयर कार में बैठे, लेकिन जैसे ही उसने चलना शुरू किया, पता नहीं कैसे मैं फिसल कर गिर गई और मेरी नींद टूट गई। अपनी आँख खोलने पर मैंने खुद को आराम कुर्सी पर धंसा पाया। मैंने अपने को आराम कुर्सी पर धंसा पाया। आप सुल्ताना का ये सपना देखें जो 1905 में देखा गया। उस समय रुकैया सखावत हुसैन ये विज्ञान का सपना दिखा रही हैं, जो वैज्ञानिक खोज आज आपके आसपास है, आपके इर्द गिर्द है, कि इतनी आधुनिक, अति आधुनिक चीज़ों से आप लैस हैं, सुख सुविधाओं सहूलियतों से लैस हैं। एक ऐसी नई दुनिया पैरेलल सपने में वो देख रही हैं जहाँ स्त्रियाँ राजकाज कर रही हैं, जहाँ वो विज्ञान कर रही हैं, जहाँ वो समाज संभाल रही हैं, जहाँ वो शासन कर रही हैं पर शोषण नहीं करती, जहाँ उनके अपने नियम कानून हैं पर वो किसी को मृत्युदंड नहीं देती, जहाँ वे अपने रीत और नीति नियमों से चलती हैं और वहाँ सब कुछ प्रकृति से ही पाया जाता है, प्रकृति को लौटाया जाता है। एक गजब की दुनिया है जो सपने में ही थी और सपना अचानक से टूट जाता है। बेहतरीन प्रतिरोध की कहानी है ये, आप सबको इसे पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया।